हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने इसमें आपको प्रोवाइड की है, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, साथ ही इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इसमें डिस्कस किए हुए हैं और इंश्योरेंस का चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है। केवल 399 के प्राइस पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपके पास उपलब्ध है और इसको आप जितना भी मटेरियल है वो सब डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब वीडियोस और PDFs आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। उस बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन इंजीनियर्स डे इन इंडिया। भारत में किसकी जयंती इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी है M विश्वेश्वरैया। देखिए, इंजीनियर्स डे भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है M विश्वेश्वरैया जी की। तो इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी दिया है, तो उसी को यहाँ पर कॉमेमोरेट किया जाता है या फिर ऑनर किया जाता है। M विश्वेश्वरैया, इनका कंप्लीट जो नेम था वो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपको बता दें, श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। देखिए, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट और इरिगेशन टेक्निक में काफ़ी प्रो व्यक्ति थे, ठीक है, इनकी महारत हासिल थी। और खड़गवासला रिजर्वायर जो कि पुणे के पास है, वहाँ पर इन्होंने एक इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप किया था वाटर फ्लड गेट्स के साथ, जिसका इन्हें पेटेंट भी प्राप्त था। भारत रत्न अवार्ड मिला इन्हें 1955 में। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है, तो अंतर है दोनों में। वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है सितंबर 15। देखिए, 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया जाएगा। 2024 में इसका थीम रहेगा एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ AI एट ऑल लेवल्स। तो देखिए, जो ये थीम है ना, ये UN की वेबसाइट पर ये थीम है, बाकी आपको अलग अलग साइट पर अलग अलग थीम मिलेंगे। तो मैं चल रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन का डे है तो उसी के थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ AI एट ऑल लेवल्स। हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय FSIB फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए FSIB ने किसकी सिफारिश की है? सही आंसर ऑप्शन डी है रामा मोहन राव अमारा। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी कि FSIB, इसने रामा मोहन राव अमारा इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है और फिलहाल ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SBI में। और किसकी बदले ये जगह लेंगे? CS शेट्टी के बदले, ठीक है, जिन्हें अब चेयरमैन बना दिया गया है SBI का। और इससे पहले जो मिस्टर अमारा है, ये SBI कार्ड में MD एंड CEO थे। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सेबी? सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है दीप्ति गौर मुखर्जी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दीप्ति गौर मुखर्जी, जो कि सेक्रेटरी हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में, इन्हें मेंबर नियुक्त किया है सेबी के बोर्ड में। सेबी बोर्ड में जो मुखर्जी हैं, ये मनोज गोविल को रिप्लेस करेंगी, जिन्हें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बना दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। सेबी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसे एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 1992 को इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और 30 जनवरी 1992 को यह अस्तित्व में आई। SBI को जो मैनेज किया जाता है इसके बोर्ड मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और बाकी 5 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा
नॉमिनेट किया जाता है और इनमें से एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी दावा सूचक टूल? दावा सूचक टूल किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, DICGC। देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कि सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसने दावा सूचक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है डिपॉजिटर्स के लिए, ताकि वो अपना क्लेम स्टेटस चेक कर सकें। देखिए, कई बैंक फेल हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं, तो उनका जो डिपॉजिट है वो इंश्योर रहता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो वो लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं, उनके डिपॉजिट का क्या स्टेटस है, कब उन्हें मिलेगा, इस दावा सूचक टूल पर जाकर। तो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर उनका रहता है। अच्छा, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद जो भी बैंक्स इस तरह के बंद किए गए हैं, तो फिलहाल उनके लिए खोला गया है ये, वो अपना क्लेम चेक कर सकते हैं उनके कस्टमर। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले 1962 में 15,000 रुपये पर डिपॉजिटर इंश्योर रहता था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, अब 4 फरवरी 2020 से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर रहता है। At present, 97.8% of the total deposit accounts are fully protected. Of the remaining 2.2% of accounts, deposits are insured up to limit of rupees 5 lakh. Which country is the new member of BRICS New Development Bank? कौन सा देश BRICS New Development Bank का नया सदस्य है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अल्जीरिया। देखिए, अल्जीरिया की मेंबरशिप अप्रूव कर दी गई है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके लिए। ये डिसीजन लिया गया है NDB चीफ दिल्मा रोसेफ के द्वारा, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। तो ये डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्टैब्लिशमेंट ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा की गई थी, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा 2015 में। बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे इसके नए मेंबर्स हैं। विच स्टेट हैड द फास्टेस्ट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24? फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान, इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। यदि हम रियल ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें फाइनेंशियल 24 में 10 लार्जेस्ट स्टेट के बीच में, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन राज्यों की रही है। और ऐसा पता चला है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है इनके डेटा से। तो अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल 2024 की, तो तेलंगाना जो कि 9th बिगेस्ट स्टेट है, इसकी इकोनॉमी 9.2% बढ़ी है और जो इसकी रियल GSDP है वो 7.9 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुकी है। ये नेशनल GDP ग्रोथ से भी तेज है, 8.2% से भी ज़्यादा रही है। तमिलनाडु जो कि 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, इसकी इकोनॉमी 8.2% से बढ़ी है और 15.7 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुकी है। राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा है। सेक्टर वाइज एनालिसिस किया तो सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इन स्टेट्स की ग्रोथ में। महाराष्ट्र 24.1 लाख करोड़ रुपीज़ की रियल GSDP के साथ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे भारत में। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है और यूपी एंड कर्नाटका ये 4th एंड 5th पोजीशन पर है। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग, what is the expected rise in India's current account balance as a percentage of GDP in Q2 of financial year 25? इंडिया रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 के सेकंड क्वार्टर में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के चालू खाता शेष में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1%। देखिए, इंडिया जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो 1% तक राइज कर सकता है कंट्री की GDP के रूप में सेकंड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ऐसे इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताया है। रिपोर्ट ने भी बताया है कि जो डेफिसिट है वो $8 बिलियन की रहेगी, यानी कि 0.8% ऑफ GDP फर्स्ट क्वार्टर में, जबकि सरप्लस रहा था ये $5.7 बिलियन का, जो इससे पहले का क्वार्टर रहा था उसमें। इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25 इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 6% से बढ़ा है, वहीं मर्केंटाइज इंपोर्ट ये 7.6% से ही ग्रो किया था फर्स्ट क्वार्टर में। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड NIFT's विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव? किस केंद्रीय मंत्री ने NIFT के विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गिरिराज सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह ने विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है और ये एक बाइलिंगुअल वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24-25 भी लॉन्च किया गया है।
जो NIFT विजन नेक्स्ट इंडिया का फर्स्ट एवर इनिशिएटिव है दैट कंबाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू जनरेट फैशन ट्रेंड्स इनसाइट एंड फोरकास्ट। तो जो भी फैशन ट्रेंड है, ठीक है, किस तरह का फैशन ट्रेंड रहने वाला है आगे टाइम में, तो उस तरह के रिजल्ट ये शो करता है। इट्स मिशन इज टू आइडेंटिफाई, मैप एंड एनालिसिस जियो स्पेसिफिक ट्रेंड्स रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिव प्लुरलिटी, culture diversity and socio-economic nuances of India while collating comprehensive trends and insights. What age group of senior citizens is now covered under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब किस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 70 एंड अबव। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हेल्थ कवरेज अप्रूव कर दी है। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 70 या फिर उससे ऊपर के, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, उनकी कोई भी इनकम हो, वो सभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एलिजिबल होंगे। तो इससे 4.5 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा, 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिलेगा और 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर फैमिली बेसिस पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एलिजिबल सीनियर सिटीजन है उनको नया डिस्टिंक्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन है 70 या से अब हो गए, जो उन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं इसमें, इस योजना के तहत, उन्हें एडिशनल टॉपअप कवर मिलेगा 5 लाख रुपए पर ईयर का उनके अलग के लिए। एक तो फैमिली बेसिस पर हो गया, उनके अलग के लिए भी 5 लाख का अलग से मिलेगा जो ऑलरेडी फैमिली बेसिस पर कवर्ड थे। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं सीनियर सिटीजन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इन सभी में जो एनरोल्ड है, तो या तो इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर ये जो इनकी स्कीम चल रही है ये CS, CGHS, ECHS, इन सब में ही रह सकते हैं, या फिर ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं 70 साल से ऊपर के जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनके पास, तो वो भी इस ABPMJY के तहत एलिजिबल रहेंगे। अगर हम इस PMJY की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और 2008 में की स्कीम लॉन्च की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो उसको सबस्यूम किया था इस स्कीम में। What is the new name of Port Blair, the capital of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है श्री विजयपुरम। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है। आपको जानना चाहिए जो ये श्री विजयपुरम है, ये हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो हमारी विक्ट्री रही है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो रोल रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसको सिंपलाइज करता है। आपको जानना चाहिए जो पोर्ट ब्लेयर नाम है ये किसके नाम पर है? ये आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर है, जो कि ब्रिटिश नेवल सर्वेयर और लेफ्टिनेंट थे बॉम्बे मैरीन में, और ये फर्स्ट ऑफिसर थे जिन्होंने थोरो सर्वे किया था अंडमान आइलैंड्स का 1770s में। इससे पहले हमने देखा था 6 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 आइलैंड्स आते थे इस अंडमान एंड निकोबार में, उनके नेम भी चेंज किए थे। जैसे रोस आइलैंड का कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड का कर दिया गया था शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड का नाम कर दिया गया था स्वराज द्वीप, और ये अब तक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। विच कंट्री वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल टाइटल? इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है सीरिया। आपको जानना चाहिए कि सीरिया ने डिफेंडिंग चैंपियंस भारत को 3-0 से फाइनल में हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल टाइटल जीत लिया है, और ये मैच हुआ है हैदराबाद में। तो इस तरह से सीरिया 3rd कंट्री बन गया है जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है। भारत 2 बार जीत चुका है, 2018 और 23 में। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 2022 में इस टूर्नामेंट को जीता था। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ओजोन डे 2024? विश्व ओजोन दिवस 2024 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने नई दिल्ली में 16 सितंबर को 30th वर्ल्ड ओजोन डे ऑर्गेनाइज किया है, और वर्ल्ड ओजोन डे 2024 का थीम रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। आपको जानना चाहिए 1994 में UN जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि हर साल हम 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाएंगे। आपको जानना चाहिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर संरक्षण से संबंधित है,
ये साइन किया गया था। और जो भी पार्टीज़ हैं या फिर जो भी कंट्रीज़ हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जिन्होंने साइन किया है, इन लोगों ने 15 अक्टूबर 2016 को किगाली रवांडा एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज डाउन करने पर सहमति बनी है। 2 फैक्ट आपको जानने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ओजोन लेयर कब डिस्कवर की गई थी? 1913 में। फ्रेंच फिजिसिस्ट रहे चार्ल्स फेबरी और हेनरी बुइसन। और एंटार्क्टिक ओजोन होल कब डिस्कवर किया गया? 1985 में। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एंटार्क्टिक में ओजोन होल कब डिस्कवर किया गया था? 1985। What is the theme for the International Day of Science, Technology and Innovation for the South 2024? दक्षिण के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शेपिंग अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। देखिए 9 जनवरी 2024 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, जिसमें कहा गया कि 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर द साउथ हम मनाएंगे। 2024 में इस डे का थीम रहेगा शेपिंग अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर द ग्लोबल साउथ। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 1974 में क्रिएट किया गया था। यूएन टेक्नोलॉजी बैंक 2018 में ऑपरेशनल हुआ इस्तांबुल, टर्की में। ये दोनों पॉइंट एक्चुअली इस आर्टिकल में थे यूनाइटेड नेशन की साइट में, तो मैंने सोचा कि ये आर्टिकल भी आपको बता दूं, मतलब ये 2 पॉइंट से बता दूं। जो ये यूएन टेक्नोलॉजी बैंक वाला ये महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, ये भी 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। वेयर डिड द 3rd एडिशन ऑफ द इंडस एक्स समिट टेक प्लेस? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ये है, कैलिफोर्निया। एक्चुअली इंडस एक्स मतलब इंड यूएस, ये लिखा है इंडिया यूएस। तो देखिए 3rd एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट ये कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में कंक्लूड हुआ है। इस समिट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको बता दें इस समिट के दौरान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया IDEX जो कि भारत की ओर से, और डिफेंस इनोवेशन यूनिट जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ताकि डिफेंस इनोवेशन में दोनों ही देश कोऑपरेशन कर सकें। हु हैज़ बीन इलेक्टेड अल्जीरियाज प्रेसिडेंट फॉर द 2nd टर्म? अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन डी, अब्देल मजीद तेबोन। देखिए अल्जीरिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इन्होंने कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट अब्देल मजीद तेबोन ये अपना 2nd टर्म जीत चुके हैं, जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। हाल ही में हमने ये भी देखा था कि अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप प्राप्त हो चुकी है। अल्जीरिया की बात करते हैं तो कैपिटल अल्जीरियस है, करेंसी है अल्जीरियन दिनार। विच इनिशिएटिव स्विगी लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से स्विगी ने कौन सी पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, स्विगी स्किल्स। आपको जानना चाहिए स्विगी जो कि इंडिया का लीडिंग ऑन डिमांड कन्वेंशन प्लेटफॉर्म है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE के साथ मिलकर स्विगी स्किल्स लॉन्च किया है। इसका मकसद है स्किल प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना अपने जो स्विगी का जो वास्ट फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स नेटवर्क है इसके जरिए। द इनिशिएटिव वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय जयंत चौधरी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। स्विगी की स्थापना 2014 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। श्रीहर्षा मजेटी इसके CEO हैं। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ द पेमेंट पास की सर्विस? किस कंपनी ने पेमेंट पास की सेवा शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड है। आपको जानना चाहिए मास्टर कार्ड ने पेमेंट पास की सर्विस वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दी है ताकि ऑनलाइन शॉपिंग को और सिक्योर और ईजियर बनाया जा सके। और इसकी डेब्यू की है इस सर्विस की इन्होंने भारत में पायलट बेसिस पर अभी किया है। पायलट बेसिस पर जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है इसका मतलब आप उसको छोटे स्तर पर अभी लॉन्च कर रहे हैं, देखेंगे उसमें क्या खामी है, किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद फिर आप उसको बड़े स्तर पर लॉन्च करते हैं। तो अभी भारत से शुरुआत की है इन्होंने, और जस्ट पे, रेजर पे, पेयू और जो ऑनलाइन मर्चेंट हैं जैसे बिग बास्केट और जो लीडिंग बैंक है जैसे एक्सिस बैंक, तो इनके साथ मिलकर ये सर्विस ने लॉन्च की है। तो पास की में क्या होगा, आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए या फिर फेशियल स्कैन आपका हो गया, तो इसमें आपको OTP या फिर पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपके फिंगरप्रिंट और जो फेशियल स्कैन है उससे ही आप
पेमेंट कर पाएंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये ध्यान दीजिए, भारत में 300% इंक्रीज़ हुए हैं जो फ्रॉड केसेस होते हैं पिछले 2 सालों में ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित। ऐसा होता है ना, मैं करंट अफेयर बनाता हूँ तो कई सारे करंट अफेयर्स टैब में एक साथ खुले रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ करंट अफेयर्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जो 16 तारीख का करंट अफेयर है वो 16 को ही होगा। कभी कभी क्या आते हैं, नए करंट अफेयर्स मेरे सामने आ जाते हैं और मुझे लगता है कि ये तुरंत शेयर किए जाएँ, और जो पीछे के हैं वो थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको मान लीजिए 16 सितंबर है तो पिछले 10-15 दिन पहले का भी करंट अफेयर मैं आपको आज करा दूं, ठीक है। तो कई एस्पिरेंट का डाउट होता है ये कि सर ये तो आज की न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए मैं शुरुआत में कहता हूँ कि 16 सितंबर तक के, ठीक है, ना कि 16 सितंबर के, 16 सितंबर तक के। तो आपका जो माइंड फोकस रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएँ, ठीक है, ना कि इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि ये तो आज का नहीं है, तो 2 दिन पहले का है, ठीक है। इस तरह से नहीं चलता है, क्योंकि सब कुछ मैं अकेला ही ये सब मैनेज करता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर मुझे इकट्ठा करने पड़ते हैं, बनाने हैं, ये सब आप जानती हैं, ठीक है, बार बार मैं कह चुका हूँ इस बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा माइंड ना करें। विच कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन एंड सिंपली इन्वेस्ट? किस कंपनी ने डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन और सिंपल इन्वेस्ट के लॉन्च की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड यानी कि ABCDL, इन्होंने 3 अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिनमें है डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, फैमिली हेल्थ स्कैन माफ़ कीजिएगा स्कैन, और सिंपल इन्वेस्ट। तो इन तीनों का मकसद क्या है? जो कस्टमर का डिजिटल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस करना। अब इन तीनों में क्या क्या है, इसके आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार ने मिलकर इनकम सुरक्षा प्लान, ये एक टर्म इंश्योरेंस है, इसको लॉन्च किया है। तो इसमें गारंटीड मंथली इनकम प्रोवाइड की जाती है अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, पॉलिसी होल्डर की डेथ वगैरह हो जाती है तब। विच बैंक कोलेबरेटेड विद सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट टू डिलीवर यूनिफाइड कोलेट्रल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस? किस बैंक ने एकीकृत संपार्श्विक प्रबंधन समाधान देने के लिए सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ इंडियन बैंक। आपको जानना चाहिए साउथ इंडियन बैंक और सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट, इन्होंने यूनिफाइड कोलेट्रल मैनेजमेंट सॉल्यूशन जो है लॉन्च किया है, दैट एम्ड टू सपोर्टिंग फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स विद द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जैसे हार्वेस्ट हो गया है ना, तो उसके बाद कंपिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे ये लोग दोनों मिलकर, और साइंटिफिक स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे। साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है, COPR शेषाद्री है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है त्रिशूर केरल बेस्ड CSB बैंक के साथ। विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर इंट्रोड्यूस्ड द फेशियल पेमेंट सिस्टम कॉल्ड स्माइल पे? किस निजी क्षेत्र बैंक ने स्माइल पे नामक फेशियल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है फेडरल बैंक। आपको जानना चाहिए प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक ने स्माइल पे इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक फेशियल पेमेंट सिस्टम है। तो इससे जो कस्टमर्स हैं वो अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं केवल स्माइल करके कैमरा पर, और भीम आधार पेज टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, एंड इट ऑफर्स अ सीमलेस एंड सिक्योर वे टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस। और इनिशियल इसको रोल आउट किया गया है रिलायंस रिटेल और स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस के साथ मिलकर सिलेक्ट ब्रांचेस में। फेडरल बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स अलुवा केरल में है, CEO कृष्णा वेंकट सुब्रमण्यम है, 23 सितंबर से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। HDFC बैंक ने डिजी पासबुक लॉन्च किया है अपने स्मार्ट वेल्थ ऐप पर, ठीक है। तो बैंकिंग से संबंधित हैं क्वेश्चंस, याद रखिएगा। विच सोशल मीडिया जायंट अनाउंस्ड अ 2-year पार्टनरशिप विद द तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर ई-गवर्नेंस? किस सोशल मीडिया कंपनी ने ई-गवर्नेंस के लिए तेलंगाना सरकार के साथ 2 साल की साझेदारी की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी मेटा है। आपको जानना चाहिए सोशल मीडिया जायंट मेटा ने 2 साल की पार्टनरशिप अनाउंस की है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, ताकि राज्य में ई-गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज की मदद से ईज़ किया जाए, आसान किया जाए। Meta will partner with the Telangana government to enable deployment of e-governance solution leveraging Meta's open source generative AI technologies, including the latest Llama 3.1 model.
हु रिसीव द जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड एट द इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024। इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 में जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, दसारी राधिका। देखिए, इंडियन स्टील कॉन्क्लेव 2024 जो कि नई दिल्ली में हुआ है, यहाँ पर इंडियन स्टील एसोसिएशन ने जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड प्रेजेंट किया है डॉक्टर दसारी राधिका को। साथ ही आपको जाना चाहिए एक और अवार्ड के बारे में, चेन्नई बॉर्न अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बंतवाल जयंत बलिगा, इन्हें 2024 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इस तरह की इनोवेशन की है जिससे वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पेट्रोल कंजम्पशन में जो है रिडक्शन देखने के लिए मिला है। और इसमें जो प्राइज़ आता है ये 1 मिलियन यूरो का इसमें प्राइज़ दिया जाता है। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड फॉर इनोवेशन के द्वारा। By what percentage have public sector banks reduced their holdings of government securities under the held to maturity category? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक कम कर दी? सही आंसर ऑप्शन बी है, 50%। देखिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इनकी फंड है, ठीक है, हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी में जो आता है उसको 50% तक कम कर दिया गया है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऐसा अपने जो है दिशा निर्देश जारी किए थे। हेल्ड टू मैच्योरिटी मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी मतलब जब तक मैच्योर ना हो जाए तब तक उन्हें अपने पास वो रखना है। ठीक है, तो इस तरह की जो सिक्योरिटी ने 50% तक उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। बैंक्स नीड टू क्लासीफाई देयर इन्वेस्टमेंट अंडर STM अवेलेबल फॉर सेल एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो बैंक को क्लासीफाई करनी पड़ती है अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी हेल्ड टू मैच्योरिटी के तहत आती है कि किसे वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना किस पर बन रहा है। तो 12 सितंबर 2023 को RBI ने रिवाइज गाइडलाइंस इशू की थी इससे संबंधित, और 1 अप्रैल 2024 से ये इफ़ेक्टिव हुई है। आपको बता दें, जब तक ये नॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे तब तक बैंक के पास ऑप्शन था कि वो जो उनका डिफरेंट पोर्टफोलियो है वहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बेचकर कितना भी बेच सकते हैं। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन्होंने अलग अलग तरह से बैंकों ने, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। कई सारे सोर्सेज हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मान लीजिए उन्हें लग रहा है कि अब प्रॉफिट हो सकता है, तो अपनी जितनी भी चाहें उतनी अपने उतना भी जो है उनका मान लीजिए जो भी उनके पास सिक्योरिटी वगैरह है तो उसको सेल कर सकते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि मार्केट सही चल रहा है। अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया, केवल 5% ही आप जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप 5% ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे उस पर। साथ ही जो 90 दिन की सीलिंग थी जो ट्रेडिंग के लिए हेल्ड करने के लिए, ठीक है, जो सिक्योरिटीज़ हैं 90 डे की सीलिंग होती है। एक तो मैंने आपको बताया हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो उन्हें अपने पास रख के रखनी है जब तक मैच्योर नहीं होती। दूसरी होती है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेड आप कर सकते हैं उन सिक्योरिटीज़ का 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो वो लिमिट हटा दी है। ठीक है, अब आप उसे लॉन्गर टाइम के लिए भी रख सकते हैं जो बैंक्स हैं। अब ये सिक्योरिटीज़, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब मैंने बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इन विच फॉरेस्ट डिवीजन इज द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स लोकेटेड? एशियन किंग गिद्धों का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस वन प्रभाग में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन। आपको जाना चाहिए इंडिया का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर्स, ये बारीवैसी कैपरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में इनोग्रेट किया गया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा। 6 वल्चर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, पहले भी हम ये वाला करंट अफेयर देख चुके हैं। और इस फैसिलिटी का नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। पता नहीं कितनी बार इसको इनोग्रेट करेंगे, 1-2 साल पहले भी हमने देखा था ये। ठीक है, खैर आपको जानना चाहिए जो ये वल्चर हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN की जो रेड लिस्ट है 2007 से ही। आप सभी जानते हैं डाइक्लोफेनेक के कारण जो है ये लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो एनिमल्स को दी जाती है। ठीक है, तो एनिमल्स जब मर जाते हैं, एक गिद्ध उनको खाते हैं तो वो दवाई भी इनके अंदर चली जाती है जो इनके लिए बिल्कुल सूट नहीं करती, पॉइजन का काम करती है। विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ पेटीएम सब्सिडरीज WEPL एंड OTPL? किस कंपनी ने पेटीएम की सहायक कंपनियों WEPL और OTPL का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? सही आंसर ऑप्शन ए, स्विगी है। आपको जानना चाहिए कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो
ओह माफ़ कीजिएगा, जोमेटो है इसका आंसर ना, बी। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए इस तरह की मिस्टेक हो जाती है मुझसे, मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। ठीक है, पर आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखा करें। जो मैं यहाँ पर बताता हूँ ना वो ये आंसर होता है, क्योंकि अगस्त की वीडियो में भी एक दो बच्चे कमेंट आए थे कि सर ऑप्शन में आपने ये आंसर बताया और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कुछ और है। ठीक है, तो हो जाता है इस तरह से कंटेंट बनाते हुए कभी कभी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। आप लोग इसको मैनेज कर लिया करें थोड़ा। जो यहाँ पर है इसमें कोई गलती हो तब बात है इशू वाली। ठीक है, यहाँ पर आप कोई बात नहीं, इसमें मैं सही कर दूंगा इसको। देखिए फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने पेटीएम सब्सिडरीज WEPL और OTPL को एक्वायर कर लिया है। 2048 करोड़ रुपए की ये डील रही है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है यानी कि OCL, ये जो भी इसका एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस है वो जोमेटो को ट्रांसफ़र कर देगा। OTPL का मतलब क्या है, ऑर्बन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और WEPL का मतलब क्या है, वेस्टर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। What is the projected capital expenditure by private companies for fiscal year 25 according to the RBI study? RBI अध्ययन के अनुसार फिस्कल 25 के लिए निजी कंपनियों द्वारा अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.45 ट्रिलियन रुपीस। देखिए RBI ने एक स्टडी किया, उसमें बताया कि जो प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट कंपनीज द्वारा ये बढ़ सकता है, 2.45 ट्रिलियन हो सकता है फिस्कल 25 में, जबकि फिस्कल 24 में 1.59 ट्रिलियन रुपीस ही था। फिस्कल 24 में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए बैंक द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो 3.90 ट्रिलियन रुपीस के जो है पहुँचे, जिनमें से 54%, ठीक है, वो इस तरह से जो प्लान टू बी इन्वेस्टेड थे फिस्कल 23 के अंत तक, जिन्हें जो है इन्वेस्ट करना था। 30% जो है फिस्कल 25 के लिए थे, और रिमेनिंग 60% क्या थे जो आगे के सालों में इन्वेस्ट किए जा सकते थे। What was the net foreign direct investment during the April to June period of the current financial year? चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि के दौरान शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना था? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.9 बिलियन US डॉलर। देखिए नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अप्रैल से जून पीरियड के तहत रहा है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो 6.9 बिलियन US डॉलर का रहा है। एक साल पहले इसी समय अवधि में 4.7 बिलियन US डॉलर का ये था, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है। तो ये जो इंक्रीज़ हुआ है ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो हमारा ग्रोस इनवर्ड FDI है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि 26.4% से ईयर ऑन बेसिस पर बढ़कर 22.5 बिलियन US डॉलर हो चुका है फर्स्ट क्वार्टर में। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी और भी जो एनर्जी सेक्टर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 80% रहा इस ग्रोस FDI इनफ्लो में। लगभग 75% जो इनफ्लो है वो सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, US और बेल्जियम से आए हैं। जो नेट FDI फ्लो है वो ड्रॉप हुआ है, 9.8 बिलियन US डॉलर हुआ है फिस्कल 24 में, जबकि प्रीवियस ईयर में 28 बिलियन US डॉलर था। अच्छा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है उसमें बताया गया है कि रिडक्शन देखने को मिला है 43% 2023 में, ठीक है, और 28 बिलियन US डॉलर ये रहा है। ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, UNCTAD के द्वारा। तो ये सेपरेट न्यूज़ है क्योंकि एक जैसी FDI संबंधित, इसलिए मैंने एक साथ इनको कंबाइन किया है। और भारत 15वें नंबर पर ड्रॉप हो चुका है 2023 में, अगर हम FDI इनफ्लो की बात करें, जबकि 2022 में 8th पोजीशन पर था। FDI इनफ्लो मतलब FDI जो आई है, आउटफ्लो मतलब यहाँ से जो बाहर गई है, ठीक है। और जो 2022 में इंडिया का जो FDI इनफ्लो था ये 10% तक राइज किया था, 49 बिलियन US डॉलर पहुँच चुका था। अच्छा, जो FDI इनफ्लो की बात करें 2023 में, तो उसमें जो टॉप कंट्रीज़ हैं वो US, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना और ब्राज़ील हैं। वहीं भारत एक पायदान नीचे स्लिप हो चुका है और 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री बन गया है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए 2023 में। ग्रीनफील्ड मतलब जो फ्रॉम स्क्रैच जो शुरू किए जाते हैं, नया प्लॉट लिया फिर उस पर नई बिल्डिंग बनी, उस तरह से, ठीक है। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डील्स में 2nd नंबर पर है। इन टर्म्स ऑफ FDI आउटफ्लोज भारत की रैंक जो है 20वें नंबर पर पहुंच गई है 2023 में। Among the top 20 host economies, the largest absolute drops in FDI inflows were registered in France, Australia, China, US and India. तो FDI इनफ्लो में सबसे ज़्यादा ड्रॉप फ्रांस में देखने को मिला है। Which state assembly has introduced 0R for first time? किस राज्य विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश असेंबली ने 0R स्टार्ट किया है पहली बार, और हर वेंसडे को 12 नून में MLAs जो हैं 0R के दौरान इम्पोर्टेंट इशू रेज कर पाएंगे। और 0R आपको बता दें पार्लियामेंट्री अफेयर्स से संबंधित एक टर्म है,
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इशू रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट को ज़रूरत है इमीडिएट अटेंशन की। और इंडियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में इसको 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही हिमाचल प्रदेश जो स्टेटस मिली, इन्होंने कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज भी किया है। Who won the Diamond League Final 2024 in the Javelin event? भाला फेंक स्पर्धा में 2024 डायमंड लीग फाइनल किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एंडरसन पीटर्स। आपको जानना चाहिए पेरिस ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, ये जस्ट 0.01 मीटर से अपना टाइटल मिस कर गए डायमंड लीग फाइनल में और दूसरे स्थान पर ये रहे हैं। इनका बेस्ट थ्रो रहा है 87.86 मीटर्स का। और ये जो इवेंट हुआ ये किंग बॉरियन स्टेडियम ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया। नीरज चोपड़ा ने ये जो डायमंड लीग ट्रॉफी है 2022 में जीती थी। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने ये 2024 की डायमंड लीग टाइटल को जीता है 87.87 मीटर्स के साथ। और जूलियन वेबर जो कि जर्मनी के, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ा इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है ओमान। आपको जानना चाहिए इंडियन आर्मी कंटिजेंट, ये इंडियन ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि अल नज़ा जिसका नाम है, इसके 5th एडिशन के लिए डिपार्ट कर चुकी है। ये एक्सरसाइज रक्कू ट्रेनिंग एरिया सलाला ओमान में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें साल 2015 से ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है बायएनुअली। और पिछली बार ये एक्सरसाइज महाराज रेंज राजस्थान में आयोजित की गई थी। इंडियन आर्मी कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बटालियन ऑफ द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर्ड बावेरियन नॉर्डिक्स वैक्सीन एज द फर्स्ट शॉट अगेंस्ट विच डिजीज? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बावेरियन नॉर्डिक के टीके को किस बीमारी के लिए उपयोग करने की मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन ए है एमपॉक्स। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बावेरियन नॉर्डिक की जो वैक्सीन है इसे मंजूरी दे दी है एमपॉक्स के अगेंस्ट। तो पहली वैक्सीन बनी है जिसे इस तरह का अप्रूवल मिला है। वैक्सीन का नाम है MVABN वैक्सीन। तो इसकी सिंगल डोज दी जाएगी, ठीक है, मतलब जब तक आप इस वायरस के चपेट में नहीं आते हैं उससे पहले वैक्सीन दी जाएगी। और 76% इफेक्टिवनेस है इसकी एमपॉक्स प्रिवेंट करने में। एमपॉक्स आप सभी जानते हैं एक वायरल इन्फेक्शन है और लास्ट मंथ ही WHO ने इसे पब्लिक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया है। भारत में भी इसका पहला केस 10 सितंबर को नोट किया गया, कंफर्म किया गया। आपको बता दें ये जो एमपॉक्स है ये सबसे पहले ह्यूमंस में 1970 में आइडेंटिफाई किया गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और इसको मंकीज के साथ मिस्टेकनली लिंक्ड किया गया है क्योंकि इनिशियली जो लैब मंकीज होते हैं उनमें ये फाउंड किया गया था। लैब में जो मंकीज होते हैं ना उन पर रिसर्च की जाती है अलग अलग डिजीज़ के, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ हो गए और भी डिजीज़ हो गए न्यूरो से संबंधित, ठीक है, तो उनको बोलते हैं लैब मंकीज। तो उनमें भी इसको पाया गया था। आपको बता दें जो फिलहाल नया स्ट्रेन है इस एमपॉक्स का ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, क्लेड 1 एमपॉक्स, और काफ़ी सीवियर सिम्टम्स हैं इसके और चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है जिनकी लो इम्यूनिटी है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी अफेक्ट कर रहा है। What percentage stake is the Union Ministry of Finance planning to dilute in GIC Re? केंद्रीय वित्त मंत्रालय GIC Re में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी कम करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.78%। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 6.78% स्टेक अपने डाइल्यूट करेगा पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया री में और लगभग 4700 करोड़ रुपए यहाँ से जुटाएगा। GIC री की अगर हम बात करें हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। 22 नवंबर 1972 को इसे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसका मोटो है आपातकाले रक्ष्यामि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 85.78% ऑनरशिप इसमें होल्ड करती है GIC री में। साल 2017 में इसे लिस्टेड किया गया था स्टॉक एक्सचेंज में। GIC री के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर रामास्वामी नारायणन है। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो जो फाइनेंशियल 24 है उससे जो है अब डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अलग से अपना रखना बंद कर दिया है। ठीक है, टोटल जो है वो मिसलेनियस कैपिटल रिसीट के नाम से अभी आता है।
और टोटल टारगेट जो भारत सरकार का है फाइनेंशियल 25 में मिससेलेनियस कैपिटल रिसीट का ये 50,000 करोड़ रुपए है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2024? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इस 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम रहेगा इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जुलाई के करंट अफेयर्स का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर पेज नंबर 67 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट लोकेशन फॉर जेन आई इन्वेंशन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स दिया गया है। तो ये मेरे द्वारा गलती से यूनाइटेड स्टेट्स लिखा गया जबकि इसका आंसर चाइना होना था। ठीक है, तो आप में से एक एस्पिरेंट ने इसको पॉइंट आउट किया था, बल्कि एक्सप्लेनेशन में सही है आंसर। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में लिखा है द लिस्ट वाज लेड बाय चाइना। ठीक है, तो आंसर चाइना है इसका। बाकी आप समझदार हैं, जब आपने इसको पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर ऑप्शन में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, मेरे द्वारा ये गड़बड़ियाँ हो जाती है इस तरह की, माफ़ी चाहूँगा मैं, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। विच बैंक सिक्योर्ड द राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार इन द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कैटेगरी? किस बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन श्रेणी में राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। आपको जानना चाहिए 14 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस सेलिब्रेशन के दौरान ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इस इवेंट के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसको राजभाषा कीर्ति प्रथम पुरस्कार दिया गया है लगातार दूसरे वर्ष ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कैटेगरी में 2023-24 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। वहीं जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने अवार्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO अजय कुमार श्रीवास्तव को ये अवार्ड दिया है। अच्छा, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार अमित शाह द्वारा सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस वी श्रीनिवास जी को भी दिया गया है। हु लॉन्च द रंगीन मछली मोबाइल ऐप? रंगीन मछली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन भी है, राजीव रंजन सिंह। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह, या फिर जिन्हें ललन सिंह भी कहते हैं, इन्होंने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में। तो ये जो ऐप है इसको डेवलप भी इस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है ICR CIFA के द्वारा। और आपको बता दें जो भी ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर है उनकी जो भी नीड्स हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जाता है। ऑर्नामेंटल फिशरीज मतलब जो ये सजावटी मछलियाँ होती है ना, रंगीन मछलियाँ होती है, जैसे किसी की हॉबी है ना, तो वो यहाँ पर उसको कई सारी जानकारी मिल सकती है। एक्वेरियम शॉप ओनर्स को जानकारी मिल सकती है, फिश फार्मर्स को जानकारी इस ऐप पर मिल सकती है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू सिक्योरिटी फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय एयरटेल पेमेंट्स बैंक? एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई नई सुरक्षा सुविधा का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फेस मैच। आपको जानना चाहिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक नया सिक्योरिटी फीचर रोल आउट किया है जिसका नाम है फेस मैच। तो जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं कस्टमर्स के साथ, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये जो फेस मैच है इसके कई फीचर्स हैं, जैसे कई तरह के फैक्टर्स को एनालाइज करता है, इंक्लूडिंग जो कस्टमर है उसका बिहेवियर क्या है, ट्रांजैक्शन पैटर्न्स क्या है, लोकेशन डेटा क्या है, ठीक है, उस और डिवाइस लोकेशन को वेरीफाई करता है इस बेसिस पर। और यदि वो पाता है कि जो कस्टमर का बिहेवियर है वो इनकंसिस्टेंट है जैसा वो पहले यूज़ करता था, इसका मतलब उसे लगेगा कि कुछ फ्रॉड चल रहा है और वो उस कस्टमर को कहेगा कि अपनी सेल्फी जो है आप सेल्फी लो और उसके द्वारा वेरीफाई करो आप। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने नॉइस के साथ पार्टनरशिप की है और NPCI के साथ पार्टनरशिप की है हमने NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इनेबल्ड स्मार्ट वॉच के लिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। 11 अप्रैल 2016 को ये फर्स्ट कंपनी बनी जिसे पेमेंट्स बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेक्शन 22(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और इस बैंक के MD एंड CEO अनुब्रता विश्वास हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन BNP परिवास बाय RBI? RBI द्वारा BNP परिवास पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 31,80,000 रुपए। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31,80,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है BNP परिवास पर, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस से संबंधित जो RBI के डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 10,40,000 रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ह्यूलेट
बैकवर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर इन्होंने केवाईसी डायरेक्शन 2016 के प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 7,90,000 रुपये की मॉनेटरी पेमेंट लगाई है मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर। वहीं आरबीआई ने 23,10,000 रुपये की मॉनेटरी पेमेंट लगाई है SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड पर। Which financial company became the first to implement NPCI's eKYC सेतु सिस्टम? कौन सी वित्तीय कंपनी NPCI के eKYC सेतु सिस्टम को लागू करने वाली पहली कंपनी बनी? सही आंसर ऑप्शन डी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ये पहली NBFC बनी है जिसने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का eKYC सेतु सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। ये जो eKYC सेतु सिस्टम है इसको NPCI और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है और जो भी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है और जो भी कस्टमर्स को सर्विस दी जाती है उनको सिंपलर बनाया गया है, आसान बनाया गया है। तो इसमें eKYC सेतु सिस्टम फैसिलिटेट सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स आइडेंटिटीज बाय इंटीग्रेटिंग विद वेरियस गवर्नमेंट डेटाबेस। तो गवर्नमेंट डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो कस्टमर की आइडेंटिटी है उसका वेरीफाई किया जाता है, जल्दी से हो जाता है काम और जो भी एफर्ट रिक्वायर होते हैं केवाईसी प्रोसेस के लिए वो यहाँ पर काफ़ी क्विक कर दिए जाते हैं eKYC सिस्टम के द्वारा। व्हाट इज द फोकस ऑफ स्पेशल कैंपेन 4.0? विशेष अभियान 4.0 किस पर केंद्रित है? सही आंसर ऑप्शन डी है स्वच्छता एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। वेब पोर्टल आप देख सकते हैं ताकि स्पेशल कैंपेन 4.0 की क्या प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जा सके स्वच्छता और रिड्यूसिंग पेंडेंसी के लिए। स्पेशल कैंपेन 4.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है। तो इसका फोकस रहेगा एक तो स्वच्छता और दूसरा जो भी ऑफिसेज में पेंडेंसी पड़े रहते हैं, कोई फाइल वगैरह है, उनको जल्द से जल्द क्लियर करने का। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर मिशन मौसम? मिशन मौसम के लिए कुल परिव्यय कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2000 करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने मिशन मौसम को अप्रूव कर दिया है और 2 साल के लिए 2000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा और जो भी इंडिया का वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विस है तो उनको ट्रांसफॉर्म करने से संबंधित है ये। साथ ही जो भी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पास जो भी इक्विपमेंट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। 3 इंस्टीट्यूट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये तीनों ही मिलकर मिशन मौसम को इम्प्लीमेंट करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेफरेंस एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय ONDC? ONDC द्वारा लॉन्च की गई रेफरेंस एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए सारथी। आपको जानना चाहिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC ने सारथी लॉन्च किया है जो कि एक रेफरेंस मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके द्वारा जो बिजनेसेस हैं उनको असिस्ट किया जाता है। वो अपना खुद का कस्टमाइज्ड बायर साइड एप्स बना सकते हैं भासिनी के साथ मिलकर। As a reference tool, Saarthi supports network participant in building buyer apps with multilingual features. The app initially supports Hindi, English, Marathi, Bangla and Tamil with plans to scale up to all 22 languages provided by Bhasini. अच्छा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो भासिनी कितने लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? 22 लैंग्वेजेस को। ONDC आप सभी जानते हैं एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लिमिटेड DPIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि भारत में ओपन ई-कॉमर्स को डेवलप किया जा सके। 31 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्योरिन ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा की गई। वेयर वॉज द टोबैको सिसेशन क्लिनिक इनोग्रेटेड? तंबाकू सिसेशन क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली एम्स दिल्ली इन्होंने टोबैको सिसेशन क्लिनिक की शुरुआत की है न्यू दिल्ली में। तो ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल एंड स्लीप मेडिसिन एम्स दिल्ली के बीच में। तो जो भी टोबैको एडिक्शन से संबंधित है, जो भी टोबैको एडिक्शन जिनको हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आकर वो अपना छुड़वा सकते हैं। Which 2 companies announced a collaboration to establish an
मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी फॉर C-130J एयरक्राफ्ट इन इंडिया। किन दो कंपनियों ने भारत में C-130J विमान के लिए रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने के लिए सहयोग की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, लॉकहीड मार्टिन एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स। आपको जानना चाहिए यूएस डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL, इन्होंने जो है एक मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल MRO फैसिलिटी भारत में स्थापित करने के संबंध में पैक्ट साइन किया है, जिसके तहत जो इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट है 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, साथ साथ और भी जो ग्लोबल C-130J फ्लीट्स हैं, ठीक है, तो उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल किया जाएगा इस फैसिलिटी में। दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन ऑन फ्यूचर पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द MRO एंड ऑल्सो एक्सपेंडिंग C-130J मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इन इंडिया टू प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट फॉर द IAF मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम सब्जेक्ट टू US एंड द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल्स। तो केवल आप में ये पढ़ना है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। Which fintech startup has become the sixth startup to get unicorn status in India? कौन सा फिनटेक स्टार्टअप भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा पाने वाला छठा स्टार्टअप बन गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मनीव्यू। आपको जानना चाहिए कि फिनटेक स्टार्टअप मनीव्यू ये यूनिकॉर्न बन गया है। 38.6 करोड़ रुपए इसने हाल ही में फ्रेश फंडिंग में प्राप्त किए हैं एक्सेल और नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स के द्वारा। अच्छा, ये भी याद रखा कि जो भी कोई यूनिकॉर्न बनता है तो किस कैपिटलिस्ट से उसने फंड हाल ही में उठाए, जैसे यहाँ पर एक्सेल और नेक्सस वेंचर पार्टनर से उठाए, ये भी आपके बैंक एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी के साथ जो है इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर गई है और ये यूनिकॉर्न बन गया है। तो ये 6th यूनिकॉर्न बना है इस साल। इससे पहले कृत्रिम इस साल का पहला यूनिकॉर्न बना था, फिर परफ्यूज, फिर पोर्टर, फिर रैपिडो और फिर एथर एनर्जी। कुछ टर्म्स देख लेते हैं स्टार्टअप से संबंधित जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मिनीकॉर्न, मिनीकॉर्न मतलब ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से अधिक है, ठीक है, न्यू है पर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सोनिकॉर्न का मतलब क्या हुआ? जो जल्द ही यूनिकॉर्न बन सकता है, यानी कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन उसकी जल्द ही होने वाली है, हालांकि अभी हुई नहीं है पर हो जाएगी जल्दी। यूनिकॉर्न $1 बिलियन की जिसकी वैल्यूएशन है, और ये यूनिकॉर्न टर्म किसके द्वारा दिया गया था? एलिन ली के द्वारा 2013 में। डेकाकॉर्न ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज़्यादा है। हेक्टोकॉर्न जिसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से अधिक है। कॉकरोच क्या कहलाते हैं स्टार्टअप में? जो डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस को सरवाइव कर चुके हैं और स्टेडी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर इनका फोकस रहता है। जेब्रा क्या होते हैं? जेब्रा वो होते हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस और सोशल इम्पैक्ट पर जो है अपना ध्यान देते हैं। गैसल क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप जो 2000 के बाद इस्टेब्लिश हुए हैं और आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं। चीता क्या होते हैं? जो 2000 के बाद इस्टेब्लिश हुए स्टार्टअप और आने वाले 5 सालों में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं। सेंटोर का मतलब क्या हुआ है? ऐसे स्टार्टअप जिनकी $100 मिलियन की वैल्यूएशन पहुंच चुकी है, ठीक है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ARR जिनका पहुंच चुका है, इनको नेक्स्ट पोटेंशियल यूनिकॉर्न के तौर पर देखा जाता है। ड्रैगन का मतलब क्या हुआ? ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने $1 बिलियन या इससे ज्यादा एक सिंगल फंडिंग राउंड में ही रेस कर लिए हैं। Who has been appointed as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आतिशी। आपको जानना चाहिए आतिशी को 8th चीफ मिनिस्टर बनाया गया है दिल्ली का, और इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आतिशी आपको बता दें कालका जी दिल्ली से MLA हैं और फिलहाल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, PWD, कल्चर, टूरिज्म का जो इनके पास मंत्रालय है दिल्ली गवर्नमेंट के तहत। नाम इनका आतिशी मार्लेना सिंह है और ये 3rd वुमेन चीफ मिनिस्टर होंगी दिल्ली की। इनसे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। Who has been appointed as the new head coach of the Indian senior women's football team? भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संतोष कश्यप। आपको जानना चाहिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने संतोष कश्यप को नया हेड कोच नियुक्त किया है इंडियन सीनियर वीमेंस टीम का। और इस वर्ष जुलाई में हमने देखा था कि मानोलो मार्केस जो कि स्पेन के हैं, ये नए हेड कोच बने थे इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के। Which two air forces participated in the ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज? ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास में
किन 2 वायुसेनाओं ने भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स। आपको जानना चाहिए कि ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है इसका 7th एडिशन हाल ही में मशरा ओमान में संपन्न हुआ है। ये ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच में आयोजित की गई है और भारत की ओर से MiG-29, जगुआर्स, C-27 इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की ओर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हम ओमान के साथ कंडक्ट करते हैं। एक है नसीम अल बहर, तो ये इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच आयोजित की जाती है। दूसरी है अल नज़ा, ये भी हाल ही में संपन्न हुई है। ये भारतीय आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच संपन्न हुई है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल इक्वल पे डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सितंबर 18। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। आपको भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैम्बू डे ये भी 18 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम रहेगा नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सॉल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन। वेयर वॉज द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 हेल्ड? ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कजान, रशिया। आपको जानना चाहिए कि ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 ये कजान, रशिया में आयोजित हुआ है और इस ब्रिक्स लिटरेचर फोरम का थीम रहा वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। और भारत को इस फोरम में रिप्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी माधव कौशिक और सेक्रेटरी ऑफ साहित्य अकेडमी डॉक्टर के श्रीनिवास राव के द्वारा। आपको जानना चाहिए जो 16th ब्रिक्स समिट है 2024 ये कजान, रशिया में होने वाली अक्टूबर में, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में ब्राज़ील ब्रिक्स समिट को होस्ट करने वाला है। What role has राकेश कुमार बीन अपॉइंटेड टू बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत चुनाव आयोग द्वारा राकेश कुमार को किस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आइकॉन्स। आपको जानना चाहिए इंडिया पैरा आर्चर शीतल देवी और इनके टीममेट राकेश कुमार जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन दोनों ने ही हाल ही में जो पेरिस पैरालंपिक्स हुए हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आइकॉन्स में जो है पार्टिसिपेट किया है वोटर अवेयरनेस के लिए। और जो इलेक्शन कमीशन है इसने राकेश कुमार को ECI नेशनल आइकॉन फॉर PWDS नियुक्त किया है। और इससे पहले जो शीतल हैं उन्हें लोकसभा इलेक्शन जो हुए उससे पहले, ठीक है, जो है नियुक्त किया गया था सेम नेशनल आइकॉन के रूप में। तो अब राकेश कुमार को किया गया है। हाउ मच वॉज SBI लाइफ इंश्योरेंस फाइंड बाय IRDI? IRDI द्वारा SBI लाइफ इंश्योरेंस पर कितना जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1 करोड़ रुपीस। आपको जानना चाहिए SBI लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDI के द्वारा। और क्यों लगाया गया है? क्योंकि IRDI के इन्वेस्टिगेशन ने पाया है कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने पॉलिसी बाजार, MIC इंश्योरेंस, कंपेयर पॉलिसी, ईजी पॉलिसी, विस्फिन इनके साथ कोलैबोरेट किया, लेकिन ये जो है डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है इन्होंने कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कितनी फ़ीस इनको जो है मिली है, ठीक है, कितनी फ़ीस जो है इनको पे करनी चाहिए। तो ये इस स्पेसिफाई इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, बट फेल टू क्लियरली स्पेसिफाई द सर्विसेज प्रोवाइड बाय दीज एग्रीगेटर डिस्क्लोज द फीस पेड टू देम। SBI Life did not report its outsourcing payments to the IRDI. What is the total financial outlay for प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 17,125 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो प्रपोजल था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक के बीच में, उसको मंजूरी दे दी है। तो इसके तहत जो ये 4th फेज़ होगा, इसके तहत 62,500 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं और जो भी ब्रिजेज़ हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और नई कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। टोटल आउटले कितना रहेगा, टोटल बजट कितना रहेगा? 17,125 करोड़ रुपये इस स्कीम का।
अच्छा, जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत की गई थी इसे वाजपेयी जी की गवर्नमेंट द्वारा। ओवर व्हाट पीरियड विल द पीएम ई ड्राइव स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड? पीएम ई ड्राइव योजना कितने समय के लिए लागू की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है 2 ईयर्स। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का जो प्रपोजल था कि पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट यानी कि पीई ड्राइव स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसे अप्रूव कर दिया है। ठीक है, इस स्कीम का टोटल आउटले है 10,900 करोड़ रुपए 2 साल के लिए। तो आपको ये जानना चाहिए कि इसमें जो सब्सिडीज़ हैं या फिर डिमांड इंसेंटिव्स हैं 3679 करोड़ रुपए तक की सब्सिडीज़ में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, किन्हें? जो E2 व्हीलर्स हैं, E3 व्हीलर्स हैं, ई एम्बुलेंस हैं, ई ट्रक्स हैं और भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनमें। द स्कीम विल सपोर्ट 24.79 लाख E2 व्हीलर्स, 3.16 लाख E3 व्हीलर्स एंड 14,028 e-buses. The scheme allocates ₹500 करोड़ फॉर द डेप्लॉयमेंट ऑफ e-एम्बुलेंस। तो e-एम्बुलेंसेस के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 4391 करोड़ रुपए दिए गए हैं 14,028 ई-बसेस प्रोक्योर करने के लिए STUs द्वारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज द्वारा। What is the total financial outlay for the PM e-बस सेवा PSM स्कीम? PM ई-बस सेवा PSM योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 3435.33 करोड़ रुपए। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैगजीन स्कीम, ठीक है, यानी कि पीएम ई बस सेवा PSM स्कीम इसको शॉर्ट में कहेंगे आप, इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत ई बसेस को प्रोक्योर किया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ द्वारा। 3435.33 करोड़ रुपए का इसका बजट रहने वाला है। तो इसके तहत लगभग 38,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस फाइनेंशियल 2024-25 से 2028-29 तक जो है डिप्लॉय की जाएंगी देश भर में। द स्कीम विल सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ई बसेस फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। ठीक है, बाकी जो भी फिर उनका ऑपरेशन होता है, मरम्मत वगैरह होती है, तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा 12 साल तक के लिए। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो एक प्रपोजल और अप्रूव किया है, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनके लिए टोटल आउटले है 12,461 करोड़ रुपए का, और ये भी 2024-25 से 2031-32 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। और जो भी 25 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल रहने वाली है। मतलब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और भी, ठीक है, उन्हें एक्सपैंड करने की, उसके लिए। वेयर वॉज द सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव हेल्ड? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC और विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन, इन्होंने सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव को आयोजित किया है, जिसका थीम रहा माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बाईचुंग भूटिया जो कि फॉर्मर कैप्टन रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, ये गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। Which IIT signed MOU with National Health Authority for the development of digital public goods for AI in healthcare? किस IIT ने स्वास्थ्य सेवा में AI के लिए डिजिटल पब्लिक गुड्स के विकास के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT कानपुर। देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IIT कानपुर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अंडर दिस MOU a federal learning platform across a variety of machine learning model pipelines, a quality preserving database, an open benchmarking platform for comparing and validating AI models, and a consent management system for research under Ayushman Bharat Digital Mission would be developed by IIT Kanpur. The platform will subsequently be operated and governed by NHA, thereby unlocking the immense potential of AI for improving the health outcomes. तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में AI का यूज़ करने के लिए IIT कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये MOU साइन किया है। What declaration was adopted at the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कौन सी घोषणा को अपनाया गया? सही आंसर ऑप्शन है दिल्ली डिक्लेरेशन। आपको जानना चाहिए सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन ये जस्ट कंक्लूड हुई है और इसके तहत दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। तो ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इसको पास किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की।
तो ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें 29 कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पॉलिसी मेकर्स ने पार्टिसिपेट किया, 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। फ्रॉम विच लोकेशन वॉज द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट कंडक्टेड बाय द DRDO। DRDO द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किस स्थान से किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। द फ्लाइट टेस्ट वॉज कैरिड आउट फ्रॉम अ लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर टारगेटिंग अ हाई स्पीड एरियल टारगेट फ्लाइंग एट अ लो एल्टीट्यूड। द मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली ट्रैक्ड एंड इंगेज द टारगेट। DRDO ने, आपको जानना चाहिए कि प्रीलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल भी किया है इंडियन लाइट टैंक जोरावर का, ठीक है, डेजर्ट ट्रेन में। और आपको बता दें जो ये जोरावर है इसको डेवलप किया गया है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO की यूनिट है, इसके द्वारा लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ मिलकर। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अगस्त 2024? अगस्त 2024 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 3.65%। देखिए, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट 3.65 रही है अगस्त 2024, 3.65% रही है अगस्त 2024 के महीने में, ठीक है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर। और ये सेकंड लोएस्ट है लास्ट 5 ईयर्स में। और अगर हम रूरल के लिए देखें तो 4.16% और अर्बन के लिए 3.14% रही है इन्फ्लेशन। अच्छा, ये सेकंड लोएस्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, जून 2023 में लोएस्ट थी और ये सेकंड लोएस्ट है। अच्छा, अगर हम ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये 5.66% है अगस्त 2024 के लिए। और रूरल ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 6.02% है और अर्बन के लिए है 4.99%, ठीक है। तो उस स्टार्टिंग में तो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और ये है ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। व्हाट अवार्ड डिड द इंडियन ओरिजिन राइटर प्रशांति राम रिसेंटली विन? भारतीय मूल के लेखक प्रशांति राम ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है द सिंगापुर लिटरेरी अवार्ड। देखिए, 9 यार्ड साड़ीज अ शॉर्ट स्टोरी साइकिल, इसे लिखा है नैनियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लेक्चरर प्रशांति राम के द्वारा और इन्होंने सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन हाल ही में जीता है। तो इंडियन ओरिजिन राइटर हैं ये और 2023 में ये पब्लिश हुआ था और ये इनका डेब्यू जो है नोवेल है। टोटल 17 राइटर्स, ट्रांसलेटर्स एंड कॉमिक आर्टिस्ट को सिंगापुर लिटरेचर प्राइज दिया गया है। किसके द्वारा? सिंगापुर बुक काउंसिल के द्वारा 4 लैंग्वेजेस में। विच एजेंसी साइंड MOU विद लुलु ग्रुप इंटरनेशनल टू प्रमोट इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ग्लोबली? विश्व स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है एपेडा। देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ। तो इसमें जो लुलु ग्रुप है ये जो भी इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने स्टोर्स में, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में इनके स्टोर्स हैं, वहाँ पर शोकेस करेगा। अपेडा की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है। 13 फरवरी 1986 को स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडिया वाटर वीक 2024? पूछ रहे हैं कि 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 8th इंडिया वाटर वीक 2024 को इनॉग्रेट किया है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इंडिया वाटर वीक 2024 का थीम रहेगा पार्टनरशिप्स एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। आपको जानना चाहिए 2012 से शुरुआत हुई थी इसकी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंडिया वाटर वीक और बायएनुअली इवेंट है। 7 एडिशन इसके हो चुके हैं, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 में ऑलरेडी हो चुके हैं और अब ये 8th एडिशन रहा है। तो आप आने वाले एग्जाम में मानकर चलिए कि इंडिया वाटर वीक से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका एडिशन पूछ सकते हैं और या फिर किस चीज़ पर इसने फोकस किया या थीम क्या रहा ये पूछ सकते हैं, या फिर यही पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है।
अच्छा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, वर्ल्ड बैंक, इंडिया वाटर फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सभी नॉलेज पार्टनर रहे हैं इस 8th इंडिया वाटर वीक 2024 के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस 2024 को भी ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया वॉन हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विच कंट्री, भारत ने किस देश को हराकर हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है चाइना। आपको जानना चाहिए मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ये हर साल होती है, एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित की जाती है साल 2011 से ही, और एशिया की जो 6 टॉप फील्ड हॉकी टीम्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आपको बता दें भारत इसमें मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, 5 चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री भारत ने हासिल की हुई है। तो हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मॉकी चाइना 2024 ये 8th एडिशन रहा इस मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, और हुलुनबुई चाइना में ये चैंपियनशिप खेली गई है। भारत ने 2024 का एडिशन जीत लिया है, चाइना को 1-0 से फाइनल में हराया। जुगराज सिंह ने इकलौता गोल किया इस मैच का। हु वोन अजरबैजान ग्रां प्री 2024, अजरबैजान ग्रां प्री 2024 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्कर पियास्ट्री। देखिए ऑस्कर जैक पियास्ट्री इन्होंने अजरबैजान ग्रां प्री 2024 जीता है। इस साल इन्होंने हंगेरियन जीपी भी जीता था, तो ये आप याद रखिएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर हैं, मैक्लरेन के लिए फार्मूला 1 में compete करते हैं। तो देखिए जो मैक्स वर्स्टैपन है उनके अलावा जितनों ने भी जीता है उसके आप लिस्ट बना लीजिएगा, केवल उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो मैच होगा एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो फिर आंसर मैक्स वर्स्टैपन रहेगा बाकी का। तो ये जो अलग अलग हैं जैसे पियास्ट्री हो गया, ठीक है, और 1-2 और हो गए, तो इन्होंने एक टाइटल जीते हुए हैं इस बार ना, बल्कि सबसे ज़्यादा मैक्स वर्स्टैपन जीतते हैं। तो एक लिस्ट आप इनकी बना लीजिए, या फिर एक लिस्ट आप बना लीजिएगा। अगर आप केवल मैक्स वर्स्टैपन की बनाएंगे तब आप इनमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी अलग अलग ने जीता है ना मैक्स वर्स्टैपन के अलावा, उनकी लिस्ट बना लीजिए, और अगर उनमें से ऑप्शन में कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब मैक्स वर्स्टैपन आपका आंसर रहेगा। Who won the Ace Challenger Tour 12K 2024 स्क्वैश टाइटल इन कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में एस चैलेंजर टूर 12K 2024 स्क्वैश खिताब किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है वेलवन सेंथिल कुमार। देखिए इंडिया के वेलवन सेंथिल कुमार इन्होंने एस चैलेंजर टूर 12K 2024 स्क्वैश टाइटल जीता है कुआलालंपुर मलेशिया में, और नूम जमान पाकिस्तान के इन्हें फाइनल में हराया है। अच्छा, इस साल अप्रैल के महीने में सेंथिल कुमार ने बैच ओपन भी जीता था, पेरिस में हुआ था। और अगर हम एक और बात करें स्क्वैश से ही संबंधित, तो भारत की जो टीनेजर हैं अनाहत सिंह, इन्होंने विमेंस टाइटल जीता है SCL स्क्वैश टूर PSA का चेन्नई में, और रविंदु लक्सिरी जो कि श्रीलंका से हैं, इन्होंने मेंस कैटेगरी में ये SCL स्क्वैश टूर टाइटल जीता है। विच प्लेयर वॉन द IBSF वर्ल्ड अंडर 21 मेंस स्नूकर चैंपियनशिप इन 2024, 2024 में IBSF विश्व अंडर 21 पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती? सही आंसर ऑप्शन डी है माइकल सुबार्जिक। देखिए पोलैंड की माइकल सुबार्जिक इन्होंने IBSF वर्ल्ड अंडर 21 मेंस स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, कर्नाटका स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन में आयोजित की गई, और ये 13 साल के इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर वीटोव को हराया है, और ये यंगेस्ट चैंपियन बन गए हैं इस चैंपियनशिप के। विच टीम वॉन द मेंस टाइटल एट दिल्ली प्रीमियर लीग T20, दिल्ली प्रीमियर लीग T20 में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है ईस्ट दिल्ली राइडर्स। देखिए ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने जो इनॉग्रल एडिशन यानी कि पहला ही एडिशन रहा है दिल्ली प्रीमियर लीग T20 का, अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, इसको जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को हराया है। अच्छा, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना, साउथ दिल्ली की जो आयुष बडोनी है, इन्होंने एक मैच में 55 बॉलों में 165 रन बनाए थे, 8 चौके लगाए थे और 19 सिक्सेस लगाए थे। तो इससे पहले T20 इनिंग्स में सबसे ज़्यादा सिक्सेस का रिकॉर्ड था 18 सिक्सेस का, और ये था क्रिस गेल और साहिल चौहान के पास। तो अब ये रिकॉर्ड आ गया है आयुष बडोनी के पास। वहीं आपको जानना चाहिए, अगर हम सेम ये जो दिल्ली प्रीमियर लीग T20 से महिलाओं के इवेंट की बात करें, तो नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को हराकर वीमेंस दिल्ली प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, ठीक है। तो वीमेंस का जीता नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने, और मेंस का टाइटल जीता है ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं ना।
अच्छा, अडानी ग्रुप टाइटल स्पॉन्सर था इस दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 का। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इस लीग को ऑर्गेनाइज किया गया। 6 मेंस और 4 विमेंस टीम ने पार्टिसिपेट किया है। रोहन जेटली, जो कि अरुण जेटली के सन हैं, ये इस DDCA के प्रेसिडेंट हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड चैमरन-1 सैटेलाइट? चैमरन-1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। आपको जाना चाहिए ईरान ने सक्सेसफुली चैमरन-1 रिसर्च सैटेलाइट स्पेस में भेजी है और गाइम 100 स्पेस लॉन्च व्हीकल को इसने यूज़ किया इस सैटेलाइट को भेजने के लिए। अच्छा, जो ये रॉकेट है गाइम 100 स्पेस, ये मैन्युफैक्चर किया गया है जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, इनका जो एयरोस्पेस फोर्स है, इनके द्वारा। तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ये किस कंट्री से संबंधित है? ईरान से संबंधित है, क्योंकि ये एग्ज़ाम से पूछा गया है क्वेश्चन। बैंक में तो नहीं, शायद PCS में या फिर SSC एग्ज़ाम में पूछा गया है, कहीं तो पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसे। विच IT कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय LIC टू डेवलप इट्स नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म? LIC ने अपना नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किस IT कंपनी को चुना है? सही आंसर ऑप्शन डी इन्फोसिस है। आपको जानना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने IT मेजर इन्फोसिस को चुना है अपने नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इट विल बी एन इंटीग्रेटेड एंड टू एंड डिजिटल इंश्योरेंस सोल्यूशन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज टू कस्टमर्स, बिजनेस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ फॉर सेल्स इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांच एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो वही कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस देने के लिए एक नेक्स्ट जेन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है, इन्फोसिस बना कर देगा। और LIC ने इसी के लिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका नाम है डाइव, यानी कि डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू इन्हेंसमेंट। द इनिशिएटिव एम्स टू इन्हेंस LIC's डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स, फील्ड फोर्स, पार्टनर्स एंड एम्प्लॉइज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज रिसीविंग £500 million grant from the UK गवर्नमेंट फॉर अ ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट? तो पूछना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हरित इस्पात परियोजना के लिए UK सरकार से £500 million का अनुदान प्राप्त कर रही है? सही आंसर ऑप्शन ए है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील ने UK गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये £500 million प्राप्त करेगी अपने अपकमिंग ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट के लिए, जो कि पोर्ट टैलबोट स्टरवर्क वेल्स में होने वाला है, मतलब सेटअप होने वाला है। और टाटा स्टील 1.25 बिलियन पाउंड जो है एक मॉडर्न स्टील मेकिंग प्रोसेस बनाने में इन्वेस्ट करेगी अगले 3 सालों में। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू, और जो एग्जिस्टिंग ब्लास्ट फर्नेसेज हैं उनको शट डाउन कर देगी। What was the total amount of tax evasion detected under the GST regime in financial 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में GST व्यवस्था के तहत कुल कितनी कर चोरी पकड़ी गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2.01 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए, 2.01 लाख करोड़ रुपीज़ का टैक्स इवेजन पकड़ा गया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, लगभग डबल हो गया है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। पिछले फाइनेंशियल में तो 1.01 लाख करोड़ रुपीज़ का पकड़ा गया था और इस बार 2.01 लाख करोड़ रुपीज़ का। तो मतलब GST रिजीम के तहत, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजीम के तहत। तो ऐसा बताया है डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस के डेटा ने। इस मामले में मुंबई टॉप पर है, यहाँ पर 70,985 करोड़ रुपए का GST डिटेक्शन किया गया है। उसके बाद फिर दिल्ली है, फिर पुणे है, फिर गुरुग्राम है और फिर हैदराबाद है। अगर हम सर्विसेज में बात करें तो रियल मनी, ऑनलाइन गेमिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स, ये मोस्ट इवेजन प्रोन सेक्टर्स रहे हैं, सबसे ज़्यादा चोरी यहीं पर ही हुई है। अगर हम गुड्स की बात करें तो आयरन, कॉपर, स्क्रैप एंड एलॉयज़, पान मसाला, टोबैको, सिगरेट, बीड़ी, ये सबसे ज़्यादा गुड्स में जो हैं वो थे जो जहाँ पर GST इवेजन देखा गया है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द DGGI शोड दैट 6084 केसेज ऑफ GST इवेजन वर डिटेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 24 एज अगेंस्ट 4872 केस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। विच टाइफून रिसेंटली लेस्ड शंघाई चाइना मार्किंग द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म सिंस 1949? हाल ही में किस तूफान ने चीन के शंघाई में तबाही मचाई है? सही आंसर ऑप्शन सी है टाइफून बेबिन का। देखिए, टाइफून बेबिन का, जिसे फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म फेरडी के नाम से भी जाना जा रहा है, इसने ईस्ट चाइना को काफ़ी अफेक्ट किया है। दरअसल क्या होता है, चाइना में भी आते हैं
तूफ़ान, पर वो वेस्ट चाइना को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बार ये ईस्ट चाइना पे इसने दस्तक दी है और फिलीपींस में भी देखने के लिए मिला है, गुआम में भी और राइक्यू आइलैंड में भी देखने को मिला इसका प्रभाव, पर चाइना में ज़्यादा देखने को मिला है, संघाई में खास करके। और 1949 के बाद ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून रहा है जिसने संघाई को हिट किया है। टाइफून ग्लोरिया का भी आया था 1949 में, उसके बाद अब ये आया है। और आपको बता दें जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है उसी का ही नाम टाइफून होता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ठीक है, जो भी ये सब एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं, तो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म को टाइफून नाम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इलेक्ट ऑल इट्स जजेस बाय पॉपुलर वोट? निम्नलिखित में से कौन अपने सभी न्यायाधीशों को पॉपुलर वोट से चुनने वाला पहला देश बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिको है। देखिए, प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म को साइन कर दिया है और वो लॉ बन गया है। इसके तहत मैक्सिको वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री बन गई है जहाँ पर जजेस पॉपुलर वोट के जरिए चुने जाएंगे, यानी कि इलेक्ट किए जाएंगे जनता के वोट के द्वारा। ठीक है, तो जजेस आर चूजन बाय द जनरल पॉपुलेशन थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के जरिए जो पॉपुलेशन है वो जजेस को चुनेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर और जो मेथड्स होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, बल्कि जनता द्वारा चुने जाएंगे। तो इसका मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, पब्लिक ट्रस्ट को जुडिशरी में जो है पब्लिक ट्रस्ट उनमें पैदा करना जुडिशरी में। ठीक है, और जब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ तब से इनका जुडिशरी के साथ जो है कुछ अच्छा कार्यकाल नहीं रहा, तो इन्हें लगता है कि जुडिशरी वहाँ की करप्ट है और वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में ये कर रहे हैं कि इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि ये जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको प्रभावित करेगा। What is the global ranking of Delhi's Indira Gandhi International Airport in OAG's list of mega hub airports in 2024? 2024 में OAG की मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में इन दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी 24 है। आपको जानना चाहिए दिल्ली के जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये टॉप 25 मेगा हब एयरपोर्ट्स में रैंक इसको प्राप्त हुई है। तो ये जो डेटा है ये दिया गया है एक इंटरनेशनल एविएशन डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म OAG के द्वारा। तो IGI ने अपनी रैंकिंग इम्प्रूव की है एक पायदान से, पहले 25 थी और अब 24 रैंकिंग से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो हाईएस्ट रेशो है पॉसिबल सिटी इंटरनेशनल कनेक्शंस टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन सर्व्ड, उसके हिसाब से मेगा हब एयरपोर्ट्स को जो है रैंक किया गया है। अच्छा, इंदिरा गांधी के अलावा जो टॉप 50 मेगा हब एयरपोर्ट्स में और दूसरा जो भारत का एयरपोर्ट है वो है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 44th पोजीशन इसकी रही है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स दोनों ही OAG की जो लिस्ट ऑफ टॉप मेगा हब एयरपोर्ट्स फॉर लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेशन है इसमें काफ़ी अच्छा रैंक किए हैं। ठीक है, लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेशन में जो है दोनों ने अच्छा रैंक किया है इंडिगो के कारण, क्योंकि इंडिगो आप जानते हैं लो कॉस्ट कैरियर जो है एयरलाइन है और जो मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर इंडिगो का जो आवाजाही लगी रहती है, इसका बेस आप कह सकते हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट इस मामले में 5th पोजीशन पर है और मुंबई 11th पोजीशन पर है, अगर हम लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेशन की बात करें, मतलब ऐसे हवाई अड्डे जहाँ से लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेशन होते हैं। लंदन हीथ्रो, कोलंबपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो हानेडा, एम्स्टर्डम एयरपोर्ट शिपोल और सियोल्स इंचियोन एयरपोर्ट, इसी ऑर्डर में आप पढ़ेंगे। तो ये टॉप 5 मेगा हब एयरपोर्ट्स हैं और कोलंबपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको टॉप LCC मेगा हब एयरपोर्ट ग्लोबली बताया गया है, यानी कि लो कॉस्ट कैरियर एयरपोर्ट बताया गया है पहले नंबर पर कोलंबपुर। इंडिया आपको जानना चाहिए वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है US और चाइना के बाद। विच बैंक इन इंडिया हैज़ जॉइंड द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स एज अ सिग्नेटरी? भारत में कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स का सिग्नेटरी बना? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCF को ज्वाइन कर लिया है। जो ये PCF है ये ग्लोबल कॉलिशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की और इसका मकसद रहता है कि जो भी बैंक्स वगैरह बैंक जो लोन्स देते हैं, तो ऐसा जो उनके द्वारा लोन्स दिया जा रहा है तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी दिया जाता है जैसे कोल से संबंधित हो गया या फिर जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता है। ठीक है, तो ये लोग एसेस करते हैं कि आपने जो लोन दिया है तो वो जो प्रोजेक्ट है
उसके जरिए कितनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो सकती है, उसका आकलन करते हैं। तो 2015 में 14 डच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इस PCAF को डेवलप किया गया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग फाइनेंस एमिशन हैज़ बीन हाईलाइटेड बाय RBI's रिसेंटली ड्राफ्टेड गाइडलाइंस। तो RBI ने भी इस बात पर जोर दिया है। डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 2024, ये गाइडलाइंस RBI ने लॉन्च की थी। 4 की एरियाज पर ये फोकस थी: गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बैंक्स अलग अलग लोन देते हैं, कुछ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए भी देते हैं, कुछ कोल प्रोजेक्ट्स के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोन जिनसे ग्रीन हाउस गैस एमिट हो, ठीक है, तो उससे बैंक आकलन करते हैं कि यहाँ से कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिट हो सकती है इन प्रोजेक्ट्स के जरिए, बैंकों द्वारा वो आकलन किया जाता है। तो इसका सिग्नेटरी बन गया है। हु वॉन द श्री लाल शुक्ला मेमोरियल इफ्को लिटरेरी अवार्ड फॉर 2024? 2024 का श्री लाल शुक्ला मेमोरियल इफ्को साहित्य पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है चंद्रकिशोर जायसवाल। देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को, इन्होंने 2024 लिटरेरी अवार्ड्स अपने अनाउंस किए हैं। श्री लाल शुक्ला मेमोरियल इफ्को लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है चंद्रकिशोर जायसवाल को, और श्री लाल शुक्ला मेमोरियल इफ्को यंग लिटरेरी अवार्ड ये रेणु यादव को दिया गया है। अमृत मोहन प्रसाद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स? अमृत मोहन प्रसाद को किस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सही आंसर ऑप्शन ए है सशस्त्र सीमा बल, SSB जिसे हम कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि अमृत मोहन प्रसाद ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं सशस्त्र सीमा बल के, SSB के, और 31 अगस्त 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इससे पहले जो SSB चीफ थे दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, BSF का, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई थी। आपको बता दें जो SSB है ये हमारे देश की जो बॉर्डर है नेपाल और भूटान के साथ, उन्हें गार्ड करता है, और 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और इसका जो मोटो है वो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है उड़ीसा। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा स्कीम, जिसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 50,000 रुपये अगले 5 साल तक प्राप्त होंगे, इसको लॉन्च किया है, और साथ ही लगभग 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र भी किया है। तो 10,000 रुपये एनुअली प्राप्त होंगे महिलाओं को 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 5,000 एक बार और 5,000 एक बार, ठीक है, अगले 5 साल के पीरियड के लिए। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में रेलवे प्रोजेक्ट्स 2800 करोड़ रुपए तक के इन्हें भी आधारशिला रखी है, और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स 1000 करोड़ रुपए तक के इनकी आधारशिला रखी है। साथ ही इन्होंने आवास प्लस 2024 ऐप को भी लॉन्च किया है PMAYG योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इनॉग्रल वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 इवेंट? विश्व सफाई दिवस 2024 का थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है आर्कटिक सिटीज़ एंड मैरीन लिटर। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड क्लीन अप डे ये सितंबर 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि UN हैबिटेट इस डे को ऑब्जर्व करता है, और ये इनॉग्रल इवेंट है इस बार, और इसका थीम रहेगा आर्कटिक सिटीज़ एंड मैरीन लीडर। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ट्रोम्सो, नॉर्वे में। आपको बता दीजिए ट्रोम्सो नॉर्वे से कैपिटल ऑफ द आर्कटिक भी कहा जाता है। तो 8 दिसंबर 2023 की बात है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा कि 20 सितंबर को वर्ल्ड क्लीन अप डे मनाया जाएगा। What is the name of the operation launched by Government of India to provide humanitarian assistance to the Typhoon Yagi affected countries? टाइफून यागी प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है ऑपरेशन सद्भाव। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है ताकि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके उन देशों को जो टाइफून यागी से अफेक्ट हुए हैं। तो इस क्रम में वियतनाम और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यूनियन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ म्यांमार, इन तीनों कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत द्वारा प्रोवाइड की गई है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है
मालावी को और ज़ाम्बिया को और जिम्बाब्वे को, क्योंकि यहाँ पर एल नीनो के कारण फूड डिफिसिट हुई है और सूखा भी पड़ा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, ऊपर वाली तो यागी से संबंधित और नीचे वाली एल नीनो फिनोमेना के कारण जो फूड डिफिसिट की प्रॉब्लम आई है उसके कारण। बिटवीन विच टू सिटीज़ डज इंडियाज़ फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस ऑपरेट? भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा किन दो शहरों के बीच संचालित होती है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अहमदाबाद एंड भुज। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया की फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस को फ्लैग ऑफ किया है अहमदाबाद और भुज के बीच में। और अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो सर्विस 9 स्टेशंस पर स्टॉप करेगी। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 घंटे 45 मिनट में ये कवर करने वाली 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको बता दें जो वंदे मेट्रो ट्रेन है ये शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए है। और वंदे भारत हमने देखा कि 160 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये जो वंदे मेट्रो है इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचेगी। विच सिटी इमर्ज्ड एज द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर शीर्ष पर्यटक आकर्षण केंद्र बना है? सही आंसर ऑप्शन सी अयोध्या है। आपको जानना चाहिए अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इन उत्तर प्रदेश का दर्जा हासिल किया है और 11 करोड़ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट अयोध्या को विजिट किए हैं इस साल के पहले 6 महीनों में। ठीक है, और जबकि वाराणसी को केवल 4.61 करोड़ लोगों ने विजिट किया है। और अगर हम ओवरऑल स्टेट की बात करें तो 33 करोड़ टूरिस्ट ने पहले 6 महीनों में राज्य को विजिट किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अयोध्या में 10.99 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, इंक्लूडिंग 2851 फॉरेन विजिटर्स। Who has Amazon appointed as the country manager for India? Amazon ने भारत के लिए किसे कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, समीर कुमार। आपको जानना चाहिए Amazon ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। इससे पहले इस पोजीशन पर मनीष तिवारी थे जिन्होंने क्विट कर दिया था Amazon को। आपको जानना चाहिए हाल ही में Amazon ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफस भी लॉन्च किया है। आपको अपनी ऐप पर भी देखने के लिए मिल रहा होगा अमेज़ॉन की, जो आप यूज़ करते होंगे। अमेज़ॉन आप सभी जानते हैं अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है और वन ऑफ द बिग 5 अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है। अदर 4 कौन सी हैं? अल्फ़ाबेट, एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट। अमेज़ॉन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस द्वारा वाशिंगटन में की गई थी। Which Indian fighter jet squadron did squadron leader Mohana Singh become the first women fighter pilot to join? स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह किस भारतीय लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्लाइंग बुलेट्स। देखिए स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी है जिन्होंने एलिट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया है। और ये जो स्क्वाड्रन है ये जो मेड इन इंडिया LCA तेजस फाइटर जेट स्क्वाड्रन का ही हिस्सा है, मतलब इसको ऑपरेट करती है। और मोहना सिंह ने हाल ही में तरंग शक्ति में पार्टिसिपेट किया है जोधपुर में। और आपको बता दें मोहना सिंह उस फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3 वुमेन का हिस्सा रही हैं जो इंडियन एयरफोर्स की जो है फर्स्ट फाइटर पायलट्स बनी हैं। और इनके अलावा कौन कौन रही थी? भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी। Which company did Mahindra Group sign an MOU with for developing anti-drone solutions? महिंद्रा ग्रुप ने एंटी ड्रोन समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सेंट्रिक्स लिमिटेड। देखिए महिंद्रा ग्रुप ने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेंट्रिक्स लिमिटेड के साथ, जो कि इजराइल की कंपनी है, टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड एंटी ड्रोन सोल्यूशंस टू इंडिया फॉर सिविलियन एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एंटी ड्रोन सोल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए MOU साइन किया गया है। द MOU रिलेट्स टू द एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी स्पेस एंड विल फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। विच कंट्री इज द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय नेचर जर्नल? नेचर जर्नल के अध्ययन के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया।
आपको जानना चाहिए एक नई स्टडी की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के द्वारा, जिसे नेचर जर्नल में पब्लिश किया गया है। इसमें बताया कि भारत हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन का, और लगभग टोटल प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें से 1/5 कंट्रीब्यूशन भारत का है। भारत लगभग 9.3 मिलियन टन्स प्लास्टिक पॉल्यूशन एनुअली जनरेट करता है, जिसमें से 5.8 मिलियन टन्स को इंसिनरेट कर दिया जाता है, इंसिनरेट मतलब जला दिया जाता है, और 3.5 मिलियन टन्स को इन्वायरमेंट में डेब्री के तौर पर रिलीज कर दिया जाता है। अभी आप लास्ट सब देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया DBRIS, ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कई बार पूछा जाता है। इसको डेब्री से नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डेब्री। इसका प्लूरल भी यही है, सिंगुलर भी है, डेब्री। तो जैसे कोई चीज़ मान लीजिए बेकार होगी, टूट फूट गई, तो जो कचरा होता है ना उसको डेब्री बोलते हैं। कई बार जैसे कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तब कई बार आप देखेंगे इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में लिखा रहता है कि डेब्री फाउंड, ठीक है, यानी कि उसका मलबा मिला, किसी भी चीज़ का मलबा डेब्री कहलाता है। और फिर भारत के बाद अगर हम देखें तो नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये टॉप कंट्रीब्यूटर हैं ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन के। विच कंट्री विल पार्टनर विद द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू एक्सप्लोर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज़। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए कौन सा देश भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है यूएस। देखिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इसके साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक्सप्लोर किया जा सके। किसके तहत? इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड, जो कि चिप्स एक्ट ऑफ 2022 के तहत क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आपको जानना चाहिए, जो ये चिप्स एक्ट है, ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने साइन किया था अगस्त 2022 में, ठीक है, और सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से संबंधित है, मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च से संबंधित है ये। साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सल, इसने लार्जेस्ट सप्लायर डील किसी भी इंडियन कंपनी द्वारा प्राप्त की है नासा से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिशन द्वारा। तो ये नासा का जो $476 मिलियन का कमर्शियल स्मॉलेस्ट डेटा एक्विजिशन प्रोग्राम है, उसका हिस्सा बना है। दिस इज द फर्स्ट डील बाय एन इंडियन स्टार्टअप आफ्टर द सेक्टर वॉज ओपन टू प्राइवेट कंपनीज इन 2020। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द समृद्ध स्कीम? समृद्ध योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आपको जानना चाहिए, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्कीम, जैसे समृद्ध बोलते हैं, तो ये इस समृद्ध की फुल फॉर्म है पूरी। ठीक है, इसके तहत सेकंड कोहोर्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत 125 स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एस कृष्णन के द्वारा। द स्कीम प्रोवाइड्स ए फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ऑफ अप टू ₹40 लाख। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 125 स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है, और टारगेट कितना है? 300 स्टार्टअप्स को, ठीक है, उनको नर्चर करने का, जो भी अर्ली स्टेज में है उनको फंडिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। तो समृद्ध मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप्स के लिए, जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 के तहत। It aims to support 300 startups with a total funding of ₹99 crore over 4 years। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है MEITY स्टार्टअप हब डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा। Which company partnered with NPCI भारत बिल पे लिमिटेड टू लॉन्च द BBPS B2B प्लेटफॉर्म? BBPS B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, पेमेट। देखिए, पेमेंट जो कि इंडिया का लीडिंग डिजिटल B2B पेमेंट्स कंपनी है, इसने पार्टनरशिप की है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ, जिसके तहत पेमेट BBPS B2B प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। द BBPS B2B प्लेटफॉर्म सीक्स टू इनेबल लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ कमर्शियल प्रोसेस related to invoicing, payments and collection across the nation while fostering an interoperable ecosystem between buyers and suppliers. The partnership aims to cater to 634 lakh MSMEs and 16.6 lakh corporates across the country. Razorpay has launched which platform that offers a no-code data integration solution? Razorpay ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्रदान करता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, डेटा सिंक। देखिए, रेजरपे ने
डेटा सिंक लॉन्च किया है, जो कि एक नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है। With this new platform, the company aims to change the way businesses have been traditionally using critical payment, transaction, refund, chargebacks and settlement data। देखिए जो भी ये लिखा है ना, क्रिटिकल पेमेंट, ट्रांजेक्शन, रिफंड, चार्जबैक, सेटलमेंट डेटा, ठीक है, तो इन सब के लिए अब तक क्या है कि एक आपको जो है कोडिंग प्राप्त, आपके पास कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं रेजरपे के साथ। जो भी बिजनेसेस हैं तो वो अलग से हायर करके रखते हैं जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो कोडिंग जानते हैं, तो वो तभी रेजरपे के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो भी आपका लेन देन हो रहा है या फिर रिफंड वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो अब इसमें नो कोड डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि इसमें किसी तरह की डेटा की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोड की ज़रूरत नहीं है, कोड की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, कोडिंग वगैरह की। आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इस डेटा सिंक प्लेटफॉर्म के साथ। इसकी कुछ इस तरह से बनाया गया है डेटा सिंक को कि आप आसानी से इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। Built on Amazon Redshift and the Snowflake AI Data Cloud, DataSync will help businesses securely and easily integrate their financial and business data on Razorpay. भास्कर प्लेटफॉर्म was launched by which ministry? भास्कर प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसे आप भास्कर पोर्टल बोलेंगे, इसे लॉन्च किया है अंडर दी स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो भास्कर विल सर्व एज अ सेंट्रल हब वेयर स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज कैन कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज आइडियाज़। तो अपने अपने विचार इस पोर्टल पर रख सकते हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑल द की स्टेक होल्डर्स विद द एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, investors, mentors, service providers and government bodies can interact with each other to promote the sector's growth. The NPS Vatsalya scheme is a pension scheme for which age group? NPS Vatsalya योजना किस आयु वर्ग के लिए है? सही आंसर ऑप्शन है माइनर्स। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य, जैसे NPS वात्सल्य स्कीम कहेंगे, इसे लॉन्च किया है। माइनर्स के लिए है ये पेंशन स्कीम, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इसे मैनेज किया जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के द्वारा। आपको बता दें 23 जुलाई 2024 को जब बजट अनाउंस किया गया था यूनियन नंबर 2024-25, उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी और इसी के साथ इन्होंने 75 लोकेशंस पर भी NPS वात्सल्य को लॉन्च किया है और 250 परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्राण जिसे बोलते हैं, माइनर सब्सक्राइबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल माइनर सिटीजन, यानी कि 18 साल से कम के लिए। अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ माइनर एंड ऑपरेटेड बाय पेरेंट और गार्जियन। माइनर विल बी बेनिफिशियरी, ठीक है, तो माइनर के नाम पर खुलेगा और पेरेंट या गार्जियन उसको ऑपरेट कर सकते हैं और बेनिफिशियरी कौन होगा? माइनर, मतलब लास्ट में जो पैसा मिलेगा वो माइनर को मिलेगा। स्कीम कैन बी ओपन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रेगुलेटेड बाय PFRD सच एज मेजर बैंक इंडिया, पोस्ट, पेंशन फंड्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइबर to make a minimum contribution of ₹1000 per annum, there is no limit on maximum contribution। ठीक है, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये पर एनम का किया जा सकता है माइनर के अकाउंट में, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई भी लिमिट नहीं है। तो 60 साल की एज के बाद फिर पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और सब्सक्राइबर्स कैन टेक एक्सपोजर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट एंड इक्विटी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट एंड डिसाइड रिटर्न्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि 18 साल के जब हो जाएंगे पूरे, तो इसको जो है नॉर्मल जो NPS Tier 1 अकाउंट होता है, ठीक है, जो बड़े लोगों के लिए होता है, उसमें आसानी से कन्वर्ट किया जा सकेगा। व्हाट इज़ द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इन 2024? पूछ रहे हैं कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या फिर वर्ल्ड पीस डे, ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है और 2024 में इस डे का थीम रहेगा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। आपको ये भी जानना चाहिए कि सितंबर में जो 3rd सैटरडे आता है, तीसरा शनिवार आता है, उस दिन इंटरनेशनल रेड पांडा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस बार ये 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, ये भी हर साल 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। 2024 में वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे का थीम रहेगा टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। Who headed the high level committee that recommended simultaneous elections? एक साथ चुनाव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद।
आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने जो हाई लेवल कमेटी है जिसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की, इनकी जो रिकमेंडेशन है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस कमेटी ने कहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस यानी कि एक साथ होने चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के, और 100 डेज़ के अंदर अंदर म्यूनिसिपल एंड पंचायत के इलेक्शंस भी हो जाने चाहिए। मतलब एक बार ये लोकसभा और स्टेट असेंबली के हो गए, उसके बाद 100 डेज़ के अंदर अंदर जो म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस हैं ये भी कंडक्ट हो जाने चाहिए। इस कमेटी ने ऑलरेडी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू उनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 14 मार्च को इसी साल। आपको जानना चाहिए भारत में ऐसा नहीं है कि पहले कभी साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हुए हैं। जो फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन साइकिल्स थी 1952, 1957, 1962 और 1967, या आप कहें कि 1952 से 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ हुए थे। आप सभी जानते हैं लोकसभा और असेंबली पोल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, वहीं जो ये म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत इलेक्शंस होते हैं इन्हें स्टेट इलेक्शन कमीशंस द्वारा कराया जाता है। कोविंद पैनल ने रिकमेंड किया है कि 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे अगर इस तरह का सेटअप करना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, और ज़्यादातर अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिसमें स्टेट असेंबलीज को रेटिफाई करने की नीड नहीं है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया जाएगा वो 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में। In which state was the 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo Reinvest held? चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो किस राज्य में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो या री इन्वेस्ट, इसे महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में इनोग्रेट किया है। गुजरात होस्ट स्टेट रहा है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ये पार्टनर स्टेट्स रहे हैं। आपको बता दें इस री इन्वेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता की, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को भी इनॉग्रेट किया है। द यूनियन गवर्नमेंट गिव इट्स अप्रूवल टू सेंड स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट विच प्लेनेट? केंद्र सरकार ने किस ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने को मंजूरी दे दी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है वीनस। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो मून रॉक्स हैं उनको अर्थ पर लाया जाएगा और स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा वीनस ऑर्बिट में, वीनस की कक्षा में। गगनयान प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया जाएगा ताकि अपना इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जा सके, और चंद्रयान 4 मिशन को 2104 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एलोकेट किए हैं। तो 1236 करोड़ तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए है, जो मार्च 2028 में एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च किया जाएगा। ये भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। इससे पहले हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन देखा था 2013 में। साथ ही कैबिनेट ने एडिशनल फंडिंग गगनयान प्रोग्राम के लिए दी है 11,170 करोड़ रुपए की। हालांकि इसका जो सैंक्शन बजट था वो 9,030 करोड़ रुपए था, पर एडिशनल फंडिंग और दी है 11,170 करोड़ रुपए की। कैबिनेट ने साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रपोजल को भी अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को बिल्ड किया जाएगा ताकि हैवियर पेलोड्स ऑर्बिट में प्लेस किए जा सके। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आप सभी जानते हैं, ठीक है, उसके तहत ये गगन प्रोग्राम को भी एक्सपेंड किया जा रहा है, और भारत सेल्फ सस्टेन्ड स्पेस स्टेशन अपना क्रिएट कर देगा 2035 तक, और क्रूड लूनर मिशन लॉन्च करेगा 2040 तक। हु विल हेड द स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स? विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है, शशि थरूर। आपको जानना चाहिए सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ये पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एग्रीकल्चर को हेड करेंगे। दो टाइम के कोरापुट एमपी सप्तागिरी शंकर उलाका ये रूरल डेवलपमेंट का जो पैनल है उसको हेड करेंगे। वहीं राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को लीड करेंगे।
ठीक है। तो जो अपोजिशन है उसके पास देखिए स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ये सभी इनके पास आई है। राज्यसभा में स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन भी अपोजिशन के पास गई है। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। आपको जानना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो रीच, कल्चर और इकोनॉमिक हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनका जो रीच कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो इन 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अष्टलक्ष्मी बोला जाता है। वेयर वॉज द विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशन? विनेत्र कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, INS सतवाहना, विशाखापट्टनम। देखिए कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी या विनेत्र जिसे आप कहेंगे, इसे INS सतवाहना विशाखापट्टनम में कमीशन कर दिया गया है। ठीक है, तो जो कलवरी क्लास सबमरीन है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डिस्ट्रेस वाली कंडीशन आ जाती है, तो किस तरह से एस्केप करना है वो यहाँ पर बताया जाएगा। इस फैसिलिटी को L&T डिफेंस द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी क्रू को। जो कलवरी क्लास सबमरीन के जो क्रू हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाए तो आपको किस तरह से वहाँ से एस्केप करना है। फैसिलिटी विनेत्र मीनिंग ट्रेनर, इसका मतलब होता है ट्रेनर। इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस अमंग सबमरीन्स, ensuring that they are equipped with the skills and training necessary to escape in case of any underwater emergency. ICMR is partnering with which organization for Zika vaccine development? ICMR किसके साथ जीका वैक्सीन के विकास के लिए साझेदारी कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, इसने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग स्पॉन्सर्स के साथ अपने नेटवर्क ऑफ फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो यहाँ पर जो मल्टीपल माइलोमा के लिए इसने वैक्सीन बनाने के लिए इसने MOU साइन किया है ओरिजिन ऑन्कोलॉजी लिमिटेड के साथ। जीका वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए इसने साइन किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के साथ। इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन ट्रायल के लिए इसने साइन किया है माइनवैक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। CRT सेल थेरेपी एडवांस स्टडी फॉर अ न्यू इंडिकेशन ऑफ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसके लिए इसने इम्यूनो ACT के साथ MOU साइन किया है। अच्छा, ये जो ICMR नेटवर्क फॉर फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल है, ये 4 जगह पर होंगे। एक तो KEMH एंड JSMC मुंबई, ACT REC नवी मुंबई, SRM MCH एंड RC कटनकुलतुर और PGI MER चंडीगढ़। ICMR के डायरेक्टर जनरल राजीव बहल हैं। वेयर वॉज द सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी क्रिएट सेटअप? प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम गतिवर्धन केंद्र क्रिएट कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, लेह है। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME जीतन राम मांझी, इन्होंने सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेटेड थ्रू टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिएट, इसको सेटअप किया है लेह में। क्रिएट विल प्रोवाइड अ पश्चिमा वूल रोविंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रोजेज एंड अदर फ्लावर्स एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर बायो प्रोसेसिंग ऑफ अवेलेबल फ्रूट्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिएट यानी कि सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर पश्चिमा वूल रोविंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाए रोजेज से, वो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बाकी यहाँ पर एक मैसेज आप देख सकते हैं, मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस तरह के मैसेज करते हैं। इन विच कंट्री वॉज द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्राज़ील। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रामनाथ ठाकुर, इन्होंने G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है क्यूयाबा, ब्राज़ील में। जो G20 है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसमें 19 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी
और भारत ने 2023 का जो G20 समिट है वो होस्ट किया था। ब्राज़ील के पास 2024 G20 की प्रेसिडेंसी है। साउथ अफ्रीका के पास नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 की प्रेसिडेंसी है। बाकी विजेता बैच बैंकिंग स्पेशल, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप बाय कर सकते हैं मात्र 399 में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें अपडेट भी हम देते रहेंगे। अगर जिसे डेमो लेक्चर्स देखने हैं, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की डेमो वीडियोस और पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो भी आप हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर देख सकते हैं। सब कुछ पढ़ाया है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में इसमें। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी पढ़ाए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को भी यहाँ पर कवर किया गया है। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस।